स्वागत है इस नई और बेहद दिलचस्प गहरी चर्चा में। बिल्कुल। आज का हमारा जो विषय है ना वो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बैक एंड डेवलपमेंट और सर्वर साइड लॉजिक की दुनिया में रोजाना काम करते हैं। सही कहा, क्योंकि बैकएंड ही किसी भी एप्लीकेशन का असली दिमाग होता है। एग्जैक्टली। तो आज हम जिन सोर्सेज का गहन विश्लेषण करने वाले हैं उनमें एक छोटा सा सोर्स है जिसका नाम है असाइनमेंट ऑन क्लिक। राइट। और ये सोर्स मुख्य रूप से फ्रंट एंड वेब इंटरैक्शंस और बैकएंड के बीच होने वाले जो इवेंट्स होते हैं या हैंडशेक्स होते हैं उनकी तरफ इशारा करता है। हाँ, लेकिन हमारी आज की इस चर्चा का जो मुख्य फोकस रहेगा ना वो एक बेहद जरूरी और काफी डिटेल्ड गाइड पर होगा। इसका नाम है द PHP एसेंशियल्स। करेक्टिंग कॉमन बिगिनर कोडिंग एरर्स। ये सच में एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है नए डेवलपर्स के लिए। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सिंटैक्स की गलतियां निकालना नहीं है, बल्कि उन आम डेवलपमेंट हैबिट्स को समझना है जो आगे चलकर किसी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा टेक्निकल डेट बन जाती हैं। यानी एक तरह से सिर दर्द बन जाती हैं बाद में। वही तो हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि एक सिक्योर, फास्ट और क्लीन आर्किटेक्चर आखिर कैसे बनाया जाए। चलिए इस पर खुलकर बात करते हैं। असाइनमेंट ऑन क्लिक वाले इंटरैक्शंस जब सर्वर पर हिट होते हैं तो बैकएंड का असली काम शुरू होता है, और यहाँ पर डेवलपर्स अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं तो सिस्टम की नींव को ही कमजोर कर देती है। सही बात है। देखिए, जब फ्रंट एंड से कोई क्लिक या फॉर्म सबमिशन बैकएंड पर आता है ना, तो वहां चलने वाला कोड एक तरह से गेटकीपर और ब्रेन दोनों का काम करता है। दोनों रोल्स निभाता है। हाँ, आजकल मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, और एक छोटी सी लॉजिकल भूल या सिक्योरिटी ओवरसाइट पूरे सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। नए डेवलपर्स अक्सर शुरुआत में सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि किसी तरह बस आउटपुट मिल जाए, कोड काम कर जाए। हाँ, जुगाड़ करके बस कोड चल जाए। एग्जैक्टली। लेकिन प्रोडक्शन लेवल पर सिर्फ कोड चलना काफी नहीं होता। उसे एज केसेस हैंडल करने आने चाहिए, उसे अटैक से बचना आना चाहिए, और जब हजारों रिक्वेस्ट एक साथ आएं तो बिना क्रैश हुए परफॉर्म करना आना चाहिए। बिल्कुल। तो इस गाइड ने ऐसी ही कई क्रिटिकल आम गलतियों पर रोशनी डाली है जो शुरुआत में तो छोटी लगती हैं पर बाद में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। तो क्यों ना सीधे सबसे बड़े खतरे से ही शुरुआत की जाए, यानी एप्लीकेशन की सुरक्षा। क्योंकि अगर ऐप सिक्योर ही नहीं है तो चाहे वो कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। सही कहा, सिक्योरिटी सबसे ऊपर आनी चाहिए। इस सोर्स में सबसे पहली वार्निंग ना SQL इंजेक्शन के बारे में दी गई है, जो कि लिस्ट में मिस्टेक नंबर 2 है। मैंने खुद देखा है कि डेवलपमेंट की शुरुआत में लोग डेटाबेस क्वेरीज को सीधे वेरिएबल्स के साथ जोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि फ्रंट एंड से आने वाला डेटा कितना खतरनाक हो सकता है। वो लोग इनपुट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। वही ना। अगर एक आम उदाहरण लें तो लॉगिन फॉर्म में किसी ने अपना यूजर नेम डालने के बजाय एक रॉ डेटाबेस कमांड टाइप कर दिया और सिस्टम ने उस कमांड को सच मानकर सीधा एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसी स्थिति में तो पूरा का पूरा डेटाबेस लीक हो सकता है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना सिक्योरिटी रिस्क है बैकएंड की दुनिया में। SQL इंजेक्शन काम ही इसीलिए करता है क्योंकि एप्लीकेशन डेटा और इंस्ट्रक्शंस के बीच का जो अंतर है वो भूल जाती है, यानी वो टेक्स्ट और कमांड में फर्क नहीं कर पाती। तो हम दरअसल अटैकर को ये मौका देते हैं कि वो उस कमांड के स्ट्रक्चर को ही बदल सके। इसका एकमात्र सॉलिड सॉल्यूशन है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना, जो कि PDO यानी PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स में मिलता है। राइट, PDO का यूज करके। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स एक स्ट्रिक्ट टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। डेटाबेस को पहले ही बता दिया जाता है कि कमांड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके बाद जो भी यूजर इनपुट आता है ना, डेटाबेस उसे सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट या डेटा की तरह देखता है, चाहे उस इनपुट में कितने भी खतरनाक SQL कमांड्स क्यों ना छुपे हों। डेटाबेस उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उन्हें बस एक स्ट्रिंग मानेगा। ये एक आदत पूरी तरह से SQL इंजेक्शन अटैक्स को खत्म कर देती है। वाह, एक तरह से ये एक बाउंसर की तरह काम करता है ना, जिसे पहले ही बता दिया गया है कि अंदर आने वाला शख्स सिर्फ गेस्ट है, स्टाफ नहीं है, तो वो बाउंसर किसी भी हाल में उसे सिस्टम के कंट्रोल्स नहीं देगा। एकदम सही एनालॉजी है। बाउंसर कभी गेस्ट को मैनेजर वाली पावर नहीं देगा। बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा की बात सिर्फ डेटाबेस क्वेरीज तक ही सीमित नहीं है। सोर्स एक और बहुत मुख्य मुद्दे पर बात करता है, जो कि मिस्टेक नंबर 4 है, यूजर इनपुट को वैलिडेट और सैनिटाइज ना करना।
ये भी बहुत आम गलती है। अक्सर एक अजम्पशन होता है डेवलपर्स का कि अगर फॉर्म में ईमेल पूछा गया है तो यूज़र ईमेल ही टाइप करेगा। पर हकीकत में किसी भी बाहरी इनपुट पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए सुनने वालों। वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन दोनों का अपना अलग महत्व है और नए लोग अक्सर इन दोनों को एक ही चीज़ समझ बैठते हैं। ये कंफ्यूजन सच में बहुत आम है, पर दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। वैलिडेशन का मतलब है ये चेक करना कि डेटा उस फॉर्मेट में है या नहीं जो हमें चाहिए। जैसे आपके बाउंसर वाले एग्जाम्पल को ही लें तो किसी चेक पोस्ट पर आईडी वेरीफाई करना कि आईडी असली है या नहीं। हाँ, फॉर्मेट चेक करना। राइट। अगर हमें ईमेल चाहिए तो क्या उस इनपुट में @ और डोमेन नेम मौजूद है? अगर नहीं तो डेटा वहीं तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। PHP में इसके लिए बहुत से बिल्ट इन फिल्टर फंक्शंस आते हैं, जैसे फिल्टर वैलिडेट ईमेल, जो बिना किसी कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन के ये काम आसानी से कर देते हैं। और सैनिटाइजेशन का क्या रोल है फिर? दूसरी तरफ सैनिटेशन का मतलब है डेटा को साफ करना। अगर इनपुट में किसी ने कोई छोटी सी जावास्क्रिप्ट स्निपेट डाल दी है जो बाकी यूजर्स के ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो सकती है जिसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। तो उस मिलिशियस कोड को हार्मलेस टेक्स्ट में बदलना जरूरी होता है। इसके लिए स्पेशल कैरेक्टर्स को HTML एंटिटीज में कन्वर्ट किया जाता है, HTML स्पेशल चार्ज फंक्शन का यूज करके, ताकि ब्राउजर उसे आगे चलकर स्क्रिप्ट ना समझे। बिना इन दोनों कदमों के एप्लीकेशन के दरवाजे अटैकर्स के लिए हमेशा खुले रहते हैं। और खुले दरवाजों की बात करें तो एक और भयानक आदत का जिक्र इस गाइड में है, और वो है मिस्टेक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन डेटा जैसे कि डेटाबेस के यूजर नेम्स, पासवर्ड्स या API कीज को सीधे मेन कोड में यानी फाइल्स के अंदर ही हार्ड कोड कर देना। ओह, ये तो सच में एक नाइटमेयर है। बिल्कुल। सोचिए किसी ने अपना कोड किसी पब्लिक रिपॉजिटरी जैसे कि गिटहब पर पुश कर दिया और उसका प्रोडक्शन डेटाबेस का पासवर्ड पूरी दुनिया के सामने पब्लिक हो गया। ऐसी घटनाएं हकीकत में बहुत ज्यादा होती हैं आजकल। बहुत ही ज्यादा होती हैं और इसका नुकसान करोड़ों में हो सकता है। हार्ड कोडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ना सिर्फ सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, बल्कि ये डिप्लॉयमेंट को भी बहुत मुश्किल बना देती है। वो कैसे? देखिए, जब एक प्रोजेक्ट लोकल मशीन से टेस्ट सर्वर पर जाता है और फिर वहां से लाइव सर्वर पर जाता है, तो हर जगह डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स अलग-अलग होते हैं। अगर ये सब कोड के अंदर एक जगह लिखे हैं, तो डेवलपर्स को हर बार कोड चेंज करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही खराब और रिस्की तरीका है। हाँ, ये तो बहुत मैनुअल काम हो गया। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि इन सेंसिटिव डिटेल्स को एक अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रखा जाए, या उससे भी बेहतर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाए। इससे सर्वर और एनवायरनमेंट के हिसाब से क्रेडेंशियल्स अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, बिना सोर्स कोड में छेड़छाड़ किए। ये बेसिक डीकपलिंग है, सेटिंग्स को लॉजिक से बिल्कुल अलग रखना। सही बात है। सेटिंग्स और लॉजिक मिक्स नहीं होने चाहिए। अब सुरक्षा तो हमने यहाँ काफ़ी मजबूत कर ली, लेकिन जब कोड सच में टूटता है या अजीब तरीके से बिहेव करता है, तब आती है डिबगिंग की बारी। और यहाँ सोर्स एक ऐसी भूल को हाईलाइट करता है जिससे लगभग हर नया डेवलपर गुजरता है। एरर रिपोर्टिंग को पूरी तरह से बंद रखना। हाँ, शुरुआत में स्क्रीन पर लाल रंग के एरर्स और वार्निंग्स देखना किसी को पसंद नहीं आता। बिल्कुल। लोग बस ये चाहते हैं कि कोड किसी तरह चल जाए और वो ड्रेडेड वाइट स्क्रीन ना आए। लेकिन डेवलपमेंट के दौरान इन एरर्स को छुपाना एक तरह से खुद की ही आंखों पर पट्टी बांधने जैसा है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाते वक्त डैशबोर्ड पर इंजन की वार्निंग लाइट जल रही हो और आप उस लाइट के ऊपर टेप चिपका दें ताकि वो दिखे ही नहीं। गाड़ी कुछ देर तो चलेगी, पर आगे चलकर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी बीच रास्ते में। वाह, क्या बढ़िया कंपैरिजन है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में एरर रिपोर्टिंग को सबसे हाई लेवल पर सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी सी वार्निंग जैसे कि अनडिफाइंड वेरिएबल या डेप्रिकेटेड फंक्शन शायद आज आपकी एप्लीकेशन को क्रैश ना करे, लेकिन जब लोड बढ़ेगा या PHP का कोई नया वर्जन आएगा, तब यही छोटी वार्निंग्स अचानक से फेटल एरर्स बन जाएंगी। टेक्निकल डेट बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली। डेवलपमेंट फेज में हर छोटी से छोटी गलती स्क्रीन पर दिखनी चाहिए ताकि उसे वहीं तुरंत फिक्स किया जा सके। हाँ, ये जरूर है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यानी लाइव सर्वर पर इन एरर्स को स्क्रीन पर दिखाना बंद कर देना चाहिए। वहाँ इन्हें सिर्फ एक सिक्योर लॉग फाइल में लिखना चाहिए ताकि किसी एंड यूजर या हैकर को सर्वर के इंटरनल डिटेल्स ना मिले और सिक्योरिटी बनी रहे। सही कहा। अब परफॉर्मेंस को लेकर भी ये गाइड काफी क्लियर है। एक और आम प्रैक्टिस जैसे पॉइंट आउट किया गया है वो है डेटाबेस कनेक्शंस को खुला छोड़ देना। मिस्टेक नंबर 5।
लोग क्वेरी रन करते हैं, डेटा निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ये सोचे बिना कि वो कनेक्शन अभी भी सर्वर की मेमोरी घेर रहा है बैकग्राउंड में। जब तक ट्रैफिक कम है तब तक तो चल जाता है, लेकिन जैसे ही यूजर्स बढ़ते हैं, एप्लीकेशन अचानक से स्लो होने लगती है और टू मेनी कनेक्शंस का एरर आ जाता है। ये एसेंशियली रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डेटाबेस सर्वर एक वक्त में सिर्फ कुछ लिमिट तक ही एक्टिव कनेक्शन संभाल सकता है। अगर हर रिक्वेस्ट एक नया कनेक्शन बनाती है और उसे काम पूरा होने के बाद क्लोज नहीं करती, तो सर्वर के पास बहुत जल्दी रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं और फिर साइड डाउन हो जाती है। बिल्कुल। हालांकि आजकल कुछ मॉडर्न सर्वर सेटअप्स इसको थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते हैं गार्बेज कलेक्शन के थ्रू, लेकिन एक अच्छे आर्किटेक्चर का उसूल यही कहता है कि जिस रिसोर्स का काम खत्म हो जाए उसे तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। ये एक लाइन का छोटा सा बदलाव, जैसे पीडीओ कनेक्शन ऑब्जेक्ट को नल कर देना, लंबे समय में एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी को 1000 गुना बेहतर कर देता है। और परफॉर्मेंस की बात चली है तो कैशिंग और प्रोफाइलिंग का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार बैकएंड स्लो होता है और डेवलपर्स को पता ही नहीं होता कि दिक्कत कहाँ पर है। वो बस अंदाजे लगाते रहते हैं कि शायद ये लाइन स्लो है या वो क्वेरी स्लो है, जिसे हम ब्लाइंड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। हाँ, सोर्स इस बात पर जोर देता है कि बॉटलनेक्स ढूंढने के लिए गैसिंग नहीं बल्कि सॉलिड मैट्रिक्स का यूज करना चाहिए। मैंने XDebug जैसे टूल्स का नाम सुना है जो कोड के अंदर घुसकर बता सकते हैं कि असल में समय कहाँ लग रहा है। ये एक तरह से कोड का एक्सरे करने जैसा लगता है मुझे। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कई डेवलपर्स सालों तक काम करने के बाद भी XDebug जैसी पावरफुल प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा ही नहीं उठाते। बिना प्रोफाइलिंग के ऑप्टिमाइजेशन करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। XDebug सच में एक MRI स्कैन की तरह काम करता है। वो डिटेल में सब दिखा देता। हाँ, ये डेवलपर को एक विजुअल मैप दे देता है कि कौन सा फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ और उसने एग्जीक्यूट होने में कितने मिलीसेकंड्स लिए। इससे सीधे उस बॉटलनेक का पता चल जाता है जिसे सच में ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। साथ ही बार बार डेटाबेस से वही सेम डेटा मांगने के बजाय कैशिंग लेयर्स जैसे रेडिस या मेमकैश का इस्तेमाल करना परफॉर्मेंस को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। डेटाबेस बैकएंड में सबसे महंगा रिसोर्स होता है, इसलिए उस पर लोड जितना कम हो, एप्लीकेशन उतनी ही फास्ट चलती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सोर्स में सिर्फ परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी की ही नहीं, बल्कि कोड की बुनियादी संरचना और उसके नियमों की बहुत बारीकी से चर्चा की गई है। अब बात करते हैं दो ऐसे स्टेटमेंट्स की जिनमें नए लोग हमेशा उलझते हैं, इंक्लूड और रिक्वायर। सुनने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना? हाँ, दोनों का सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। दोनों का काम किसी दूसरी फाइल के कोड को करंट फाइल में लाना है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर न समझना कई बार पूरी एप्लीकेशन को एक अजीब और अनस्टेबल स्टेट में छोड़ देता है। ये अंतर एप्लीकेशन के फेल सेफ मैकेनिज्म का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इन्हें सिर्फ इंटरचेंज करके रैंडमली यूज नहीं किया जा सकता। इनका फर्क इनके नाम में ही छुपा है असल में। रिक्वायर का मतलब है कि वो फाइल आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। जैसे बिना इंजन के गाड़ी। एग्जैक्टली। अगर आप अपनी मेन फाइल में एक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिक्वायर कर रहे हैं, तो उसके बिना आगे का कोड तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। ऐसे में अगर वो कॉन्फ़िग फाइल गायब है, तो रिक्वायर तुरंत एक फेटल एरर देकर कोड को वही रोक देता है, जो कि एक बहुत ही सुरक्षित कदम है, ताकि आगे और कोई डैमेज ना हो। हाँ, पर दूसरी तरफ इंक्लूड का मतलब एक सजेशन जैसा होता है, जैसे वेबसाइट का फुटर या कोई ऑप्शनल एड बैनर वाला स्क्रिप्ट। अगर वो फाइल नहीं मिलती, तो इंक्लूड सिर्फ एक वार्निंग रिकॉर्ड करेगा, लेकिन बाकी की एप्लीकेशन को चलते रहने देगा। अगर इन दोनों के उपयोग में गलती की जाए, तो या तो छोटी सी चीज के लिए पूरी साइट रुक जाएगी, या फिर जरूरी फाइल के बिना साइट आधी अधूरी और वल्नरेबल स्टेट में लोड हो जाएगी। ये छोटी सी डिटेल सच में बड़ा इम्पैक्ट डालती है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कोड के बिहेवियर को पूरी तरह बदल सकता है, वो है वेरिएबल स्कोप। ये एक ऐसा झंझट है जिसने शुरुआत में हर डेवलपर को परेशान किया होता है। मुझे भी किया था शुरुआत में, है ना? बाहर एक वेरिएबल बनाया, फिर उसे फंक्शन के अंदर कॉल किया और वो खाली मिलता है। फिर लगता है कि आखिर डेटा गया कहाँ। सोर्स बताता है कि लोकल और ग्लोबल स्कोप का अंतर ना समझने से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर पैदा होता है। इसको अगर हम आम भाषा में समझें तो ये फंक्शन एक साउंड प्रूफ रूम की तरह काम करता है ना? बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। एक फंक्शन दरअसल
एक कंप्लीटली आइसोलेटेड और साउंड प्रूफ कमरे की तरह ही होता है। जो कुछ उस फंक्शन के अंदर बनता है वो वही अंदर ही खत्म हो जाता है, और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता जब तक कि आप स्पेसिफिकली उसके लिए कोई खिड़की या दरवाजा ना खोलें। और लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस खिड़की को खोलने का सबसे सही तरीका है वेरिएबल्स को आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स के रूप में फंक्शन के अंदर भेजकर। लेकिन शुरुआत में लोग आसान रास्ता चुनते हैं और ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करके बाहर के वेरिएबल्स को जबरदस्ती अंदर खींच लेते हैं, जो कि मिस्टेक नंबर 3 के रूप में लिस्टेड है यहाँ। राइट। गाइड के अनुसार हद से ज्यादा ग्लोबल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना कोड को एक स्पगेटी बना देता है। जब एप्लीकेशन बड़ी होती है तो ये ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कब उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू अचानक से बदल रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि वेरिएबल्स को हमेशा पैरामीटर्स के रूप में पास किया जाए और वापस वैल्यू लेने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट्स का यूज किया जाए। और कोड सिर्फ कंपाइलर या सर्वर को समझ आए ये काफी नहीं है आज के टाइम पे। एक समय आता है जब डेवलपर को अपना ही लिखा हुआ कोड 6 महीने बाद दोबारा पढ़ना पड़ता है, या कोई नया डेवलपर अचानक उस टीम में शामिल होता है। हाँ, तब समझ नहीं आता कि क्या लिखा था। इसीलिए नेमिंग कन्वेंशंस और डॉक्यूमेंटेशन को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है इस सोर्सेज में। ऐसे वेरिएबल्स बनाना जिनका नाम $A या $temp डेटा हो, उसको पूरी तरह नकारा गया है। साथ ही कैमल केस और पास्कल केस जैसी स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग स्कीम्स अपनाने पर बहुत जोर दिया गया है। ये नेमिंग रूल्स और डॉक्यूमेंटेशन आखिर लॉन्ग टर्म में किसी प्रोजेक्ट को कैसे बचाते हैं? देखिए, कोड लिखना एक बार का काम है, पर उसी कोड को पढ़ना 1000 बार पड़ता है। इनकंसिस्टेंट नेमिंग से दिमाग को बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ता है, जिसमें एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। अगर पूरी एप्लीकेशन में वेरिएबल्स और फंक्शंस के नाम कैमल केस में है और क्लासेस के नाम पास्कल केस में है, तो सिर्फ नाम देखकर ही तुरंत पता चल जाता है कि आप किसी नॉर्मल वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं या किसी क्लास ऑब्जेक्ट के साथ। एक क्लैरिटी मिल जाती है विजुअली। बिल्कुल। और जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, हम यहाँ सिर्फ लाइन बाय लाइन इनफॉर्मल कमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। गाइड बेसिकली PHP डॉक का इस्तेमाल करने को कहती है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है जिसमें फंक्शंस और क्लासेस के ऊपर एक ब्लॉक बनाया जाता है, जिसमें क्लियर बताया जाता है कि फंक्शन कौन से पैरामीटर्स लेगा, क्या डेटा टाइप वापस देगा और उसका मेन बिजनेस लॉजिक या मकसद क्या है, जिसे आईडीज भी इजीली रीड कर लेते हैं। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि मॉडर्न कोड एडिटर्स या IDEs इन डॉक्स को पढ़ लेते हैं और डेवलपर को ऑटो कंप्लीट और टाइप हिंटिंग की बेहतरीन सुविधा देते हैं रियल टाइम में। इससे आगे चलकर बग्स अपने आप ही कम हो जाते हैं, क्योंकि एडिटर पहले ही वार्निंग दे देता है। सही बात है। और जब हम इन मॉडर्न डेवलपमेंट के दौर की बात कर ही रहे हैं, तो चर्चा के इस आखिरी पड़ाव में आधुनिक तरीके यानी मॉडर्न प्रैक्टिसेस को तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। गाइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर फोकस करता है कि अगर आप आज भी सिर्फ लंबी लंबी फाइल्स में प्रोसीजरल कोड लिख रहे हैं तो आप टेक इंडस्ट्री में बहुत पीछे रह गए। हाँ, प्रोसीजरल अब स्केलेबल प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP को ना अपनाना एक बहुत बड़ी गलती बताई गई है यहाँ पर। एक समय पर प्रोसीजरल ठीक था, ठीक है, पर जब एप्लीकेशन में सैकड़ों फीचर्स हो जाते हैं तो प्रोसीजरल कोड का मेंटेन होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। OOP इस प्योर नजरिए को कैसे बदलता है फ्रंट एंड से बैक एंड तक? देखिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक लंबे ऐसे या कहानी की तरह है जिसमें एक्शन और डेटा अलग अलग घूमते रहते हैं बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर के। जैसे ही प्रोजेक्ट स्केल होता है, ये अप्रोच फेल हो जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या OOP पूरे कोड को छोटे छोटे हिस्सों यानी ऑब्जेक्ट्स में बांट देता है, मॉड्यूलर बना देता है एकदम। हाँ, इसमें डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले फंक्शंस एक साथ एक क्लास के अंदर कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, जिसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक ई-कॉमर्स साइट बना रहे हैं तो OOP में आपके पास एक प्रोडक्ट नाम की प्रॉपर क्लास होगी। उस प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी इमेज और उस पर लगने वाला डिस्काउंट या टैक्स कैलकुलेट करने का लॉजिक सब उसी एक क्लास के अंदर सिक्योरली पैक होगा। बाहर से कोई दूसरा फंक्शन इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। दूसरी क्लासेस सिर्फ एक तयशुदा स्ट्रिक्ट तरीके से ही उस डेटा तक पहुंच सकती हैं। इस आर्किटेक्चर से कोड की रीयूजेबिलिटी आसमान छू लेती है। नए फीचर्स या नई चीजें जोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से मौजूद कोड को छेड़ने की या ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती।
एकदम सॉलिड और सिक्योर आर्किटेक्चर। और इस आर्किटेक्चर को संभालने और आगे बढ़ाने के लिए टूल्स भी उतने ही मॉडर्न होने चाहिए उस डेवलपर के पास। वर्जन कंट्रोल के बिना डेवलपमेंट करना आज के ज़माने में वैसा ही है जैसे बिना पैराशूट के स्काई डाइव करना। सच में बहुत रिस्की है। गाइड में गिट का खासकर जिक्र किया गया है, जो कि बहुत पॉपुलर है। मैंने खुद ऐसी कहानियां सुनी है जहां लोग फाइल नेम्स को final_ फाइल, फिर रियली फाइनल फाइल और डू नॉट डिलीट फाइनल फाइल जैसे नाम बनाकर वर्जनिंग करने की कोशिश करते थे मैन्युअली। हाँ, ये सबने कभी ना कभी किया है। और जब दो लोग एक ही प्रोजेक्ट या एक ही फाइल पर काम करते थे तो एक का कोड दूसरे के कोड को ओवरराइट कर देता था और सारा काम बर्बाद। वही तो। गिट दरअसल एक टाइम मशीन और अल्टीमेट कोलैबोरेशन टूल है आज के टाइम पर। ये हर एक छोटे से छोटे बदलाव की प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन करता है। अगर आज कोई नया बग आता है प्रोडक्शन में तो डेवलपर आसानी से पिछले हफ्ते के या पिछले दिन के सिक्योर वर्जन पर तुरंत वापस जा सकता है बिना किसी डेटा लॉस के। इसके साथ ही गाइड एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पर ध्यान खींचती है। हर चीज़ को स्क्रैच से यानी बिल्कुल ज़ीरो से बनाने की जिद को छोड़ना। हाँ, रीइन्वेंटिंग द व्हील। सही। नए डेवलपर्स को लगता है कि जब तक वो अपना खुद का राउटिंग सिस्टम या डेटाबेस लेयर खुद टाइप नहीं करेंगे वो असली डेवलपर नहीं कहलाएंगे। पर हकीकत में लारावेल या सिम्फनी जैसे फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ और स्मार्ट चॉइस है। ये फ्रेमवर्क्स उन सभी सिक्योरिटी और स्ट्रक्चरल नियमों को पहले से इन्फोर्स करते हैं जिन पर हमने आज की इस चर्चा में बात की। ये पहियों को दोबारा आविष्कार करने जैसा है। समय बचाते हैं और डेवलपर्स को बस हायर लेवल बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की आज़ादी देते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर इस पूरी गहरी चर्चा को एक साथ जोड़ा जाए तो बात सिर्फ वेबसाइट को किसी तरह चलाने या सिंटैक्स को ठीक करने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल भी। ये एक माइंडसेट का बदलाव है पूरी तरह से। बिल्कुल, एक प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ बढ़ना है। एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर डेवलपर के बीच का यही सबसे बड़ा अंतर है। चाहे वो डेटाबेस कनेक्शंस को काम होने के बाद क्लोज करना हो, एरर रिपोर्टिंग को डेवलपमेंट के दौरान सही ढंग से यूज करना हो, कोड को लॉजिकली डीकपल करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में रखना हो, या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे भयंकर अटैक्स के खिलाफ स्ट्रिक्टली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स और सैनिटाइजेशन का उपयोग करना हो। इसके साथ साथ कोड की स्ट्रक्चर को क्लीन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखना और वर्जन कंट्रोल जैसे आधुनिक टूल्स को अपनाना, ये सब मिलकर ही एक अच्छा इकोसिस्टम बनाते हैं। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी रोबस्ट एप्लीकेशन बनाते हैं जो आज तो सिक्योर और फास्ट है ही, पर आने वाले सालों में दूसरे नए डेवलपर्स के लिए भी पढ़ने और प्रॉपरली स्केल करने लायक होगी। मुझे लगता है इस डिस्कशन को यहाँ तक सुनने के बाद सुनने वालों में से कई लोग शायद अपने पुराने रिपोजिटरीज खोलकर देखना चाहेंगे कि उन्होंने इनमें से कितनी आम गलतियां अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में छुपा कर रखी हुई हैं। ये सच में एक आई ओपनर एक्सरसाइज होती है अपने ही पुराने कोड का वापस रिव्यू करना। पर इन सब चीज़ों को डिटेल में सुनने के बाद ये एक ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। जब आजकल के आधुनिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स और AI बेस्ड कोडिंग असिस्टेंट्स लगभग हर बेसिक चीज़ को ऑटोमेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो बॉयलर प्लेट कोड खुद लिख देते हैं और कॉमन एरर्स को टाइप करते वक्त ही तुरंत पकड़ के फिक्स भी कर देते हैं, तो क्या आने वाले 5 या 10 सालों में एक बिगिनर मिस्टेक की परिभाषा पूरी तरह से बदल जाएगी? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। हाँ, मतलब क्या भविष्य के आने वाले नए डेवलपर्स को कभी वेरिएबल स्कोप या इंक्लूड और रिक्वायर जैसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स का अंतर खुद से समझने की जरूरत भी पड़ेगी? या उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल बिजनेस लॉजिक, क्लाउड डिप्लॉयमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन पर ही रह जाएगा? ये सच में एक बेहद दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। AI और ये सब नए टूल्स अनडाउटेडली हमारा काम बहुत आसान कर रहे हैं आजकल, लेकिन शायद प्रोग्रामिंग फाउंडेशन का मजबूत होना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा, चाहे टूल्स आगे चलकर कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं। क्योंकि जब प्रोडक्शन में चीज़ें अचानक टूटती हैं ना, तो डीबग करने के लिए और डीप डाइव करके वापस उन बेसिक्स पर ही आना पड़ता है हमें। सही कहा, बेसिक्स हमेशा काम आते हैं जब सब कुछ फेल हो जाता है। और इस आखिरी सवाल को और टेक की दुनिया में आने वाले इन बदलावों को सुनने वालों के दिमाग में छोड़ते हुए हम अपनी इस गहरी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। ऐसे ही कोडिंग के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से लेकर आधुनिक तरीकों तक हमेशा कुछ नया सीखने की आदत बनाए रखें। इस गहन विश्लेषण में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप कोडिंग, कीप बिल्डिंग और अपनी इस डेवलपमेंट जर्नी को हमेशा एक लेवल अप करते रहें।